नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक अल्टीमेट जीके और जीएस का रिवीजन ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम रेडी फैक्ट्स को रैपिडली रिवाइज करेंगे ताकि प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप नॉच हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पूरा सेशन 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हम एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पर आएंगे, उसके बाद वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को समझेंगे और आखिर में आपके लिए कुछ बेहद ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ हम सीधे उन माइलस्टोन्स को हिट करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट सवाल से। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। हाँ, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका प्राइमरी ट्रेडिंग सेंटर और पोर्ट आखिर कौन सा शहर था? व्यापार के लिए एक पोर्ट का होना तो बहुत जरूरी है ना? एग्जैक्टली, इसका सही जवाब है लोथल। ये प्राचीन पोर्ट सिटी आज के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अपनी परफेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये एंशिएंट वर्ल्ड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैंडल करने के लिए एकदम प्राइम स्पॉट पर था। एकदम मास्टर स्ट्रोक था उस जमाने का। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में गुप्त काल को गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसकी स्थापना श्री गुप्ता ने की थी और इस दौर में कला, साहित्य और विज्ञान मतलब सब कुछ अपने पीक पर था। मंदिरों का निर्माण हो या कालिदास जैसे कवि की कविताएं, सब यहीं फले फूले। आर्यभट्टा और सुश्रुता जैसी महान हस्तियों की साइंटिफिक डिस्कवरीज भी इसी दौर की हैं। और हाँ, दिनार नामक सोने के सिक्कों का ढेर सारा इस्तेमाल होता था। लिटरली एक गोल्डन टाइम था। अब जरा पानीपत के मैदान पर आते हैं, जिसने हमारे इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया। यहाँ सेनाओं के लिए सिचुएशंस हमेशा काफी टफ रहीं और 3 सबसे डिसाइसिव बैटल्स यहीं लड़ी गईं। 1526 में पहली बैटल हुई जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल एम्पायर की नींव रखी। फिर 1556 में दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ और आखिर में 1761 की तीसरी बैटल, जहां अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया। ये टाइमलाइन हमारे इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक है। इसी से जुड़े 2 और बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1857 की क्रांति की चिंगारी आखिर कहां से उठी? इसका इमीडिएट कॉज था नई कार्ट्रिजेज में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होना। इसे मंगल पांडे ने बैरकपुर की 34th रेजिमेंट से इग्नाइट किया, जिसके बाद आग पूरे देश में फैल गई। इससे ठीक 100 साल पहले 1757 में प्लासी की बैटल हुई थी, जहां ब्रिटिश फोर्सेस ने सिराजुद्दौला की सेना को हराकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। अब इन 2 इवेंट्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ 1947 का पॉलिटिकली हैवी दौर, जब वाइसरॉय माउंटबैटन अपना 3 जून प्लान पेश करते हैं और भारत पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। वहीं दूसरी तरफ इससे बहुत पहले 1897 में एक महान आध्यात्मिक क्रांति आती है, जब स्वामी विवेकानंद 1893 के अपने फेमस शिकागो स्पीच के बाद बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। एक घटना जहां देश की सीमाओं की लकीरें तय कर रही थी, वहीं दूसरी देश की आत्मा को नया रूप दे रही थी। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। देखते हैं कि आधुनिक भारतीय राज्य का स्ट्रक्चर आखिर खड़ा कैसे हुआ। तो संविधान निर्माण पर सबसे पहला और दिलचस्प सवाल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव आखिर किस विदेशी संविधान का पड़ा? अगर इस बारे में थोड़ा भी सोचेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का प्रैग्मैटिक अप्रोच बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। इसका जवाब काफी क्लियर है। सबसे ज्यादा प्रभाव यानी हाईएस्ट इन्फ्लुएंस ब्रिटेन का था। 200 साल के उनके रूल के बाद देश उनकी पार्लियामेंट्री और गवर्नेंस सिस्टम से ऑलरेडी फेमिलियरिटी रखता था। एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलने से बेटर था एक जाने पहचाने स्ट्रक्चर को अपनाना। इसके अलावा संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया, जो आर्टिकल 368 में है, और पूर्व सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया, जिन्हें बाद में 42nd अमेंडमेंट के जरिए स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर संविधान का हिस्सा बनाया गया। बेस्ट प्रैक्टिसेस सब जगह से इंक्लूड कर ली गईं। अब इस स्पेसिफिक नंबर पर फोकस कीजिए, 26। ये नंबर इतना खास क्यों है? दरअसल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार और अपनाया जा चुका था। फिर भी इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसी दिन पूर्ण स्वराज मनाने का ऐलान हुआ था
बस उसी ऐतिहासिक प्रॉमिस को सम्मान देने के लिए ये स्पेसिफिक डेट इनैक्टमेंट के लिए चुनी गई थी। अब जिक्र करते हैं एक ऐसी चीज का जिसने लिटरली देश का डेमोक्रेटिक लैंडस्केप बदल दिया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पुराने सिस्टम में वोट डालने की मिनिमम आयु 21 साल थी, पर इस अमेंडमेंट ने आकर इसे घटाकर 18 साल कर दिया। सोचिए, इस एक सिंगल बदलाव ने करोड़ों युवा नागरिकों को अचानक से वोटिंग पावर दे दी। अ रियल गेम चेंजर फॉर श्योर। संसद के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के बीच का डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लोकसभा, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, वो एक टेम्पररी हाउस है, यानी इसे प्रेसिडेंट किसी भी वक्त भंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा अपर हाउस है और ये एकदम परमानेंट है। इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और यही खासियत सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग स्थिरता बनाए रखती है। चलिए, एक और सुपर इंपॉर्टेंट नंबर 108। संविधान का ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को एक बहुत स्पेशल पावर देता है। अगर किसी ऑर्डिनरी बिल को लेकर दोनों हाउसेस के बीच में पूरी तरह डेडलॉक हो जाए तो आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये मसले को सुलझाने का एक बेहद इफेक्टिव तरीका है। वीटो पावर्स का नाम तो सुना ही होगा। यहां हम एब्सोल्यूट वीटो की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास और भी कई वीटो होते हैं, पर एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट संसद से पास हुए किसी भी बिल पर अपनी मंजूरी पूरी तरह से रोक लेते हैं। वो स्ट्रिक्टली उस पर असेंट विदहोल्ड कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो बिल कभी कानून नहीं बन पाता। ये अपने आप में एक अल्टीमेट ब्लॉक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। हमारे लोकतंत्र में कुछ माइलस्टोन्स ऐसे हैं जिन्होंने एकदम कोर नींव का काम किया है, जैसे 1992 का 73rd अमेंडमेंट, जिसने गांव के लेवल पर डेमोक्रेसी सेट करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स के साथ। फिर 1973 का प्रसिद्ध केशवानंदा भारती केस, जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का एक वैलिड हिस्सा है, और आर्टिकल 1 जो स्मूथली भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स परिभाषित करता है। इन्हीं चीजों ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सॉलिड और रिजिलियंट बनाया है। ऑलराइट, बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ। अब हम पॉलिटिक्स से निकलकर सीधे वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की दुनिया में एक्सप्लोर करेंगे। यहां आगे कुछ बहुत ही कमाल के फैक्ट्स हैं। ज्योग्राफी में एक टर्म आती है डोल्ड्रम्स। ये बेसिकली इक्वेटर के आसपास का एक बेहद शांत विंडलेस एरिया है जिसे ITZZ भी कहते हैं। डोल्ड्रम्स अपने आप में इतने फैसिनेटिंग क्यों हैं? क्योंकि दुनिया भर में हवाओं के इतने मैसिव करंट्स घूमते हैं, ट्रेड विंड्स आकर यहाँ कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक जोन में सतह पर कोई ध्यान देने योग्य हवा नहीं चलती। इट्स टोटली स्टिल, लाइक अ काम बबल इन अ स्टॉर्मी वर्ल्ड। ओके, अब एक क्विक टेस्ट आपके ज्योग्राफिकल नॉलेज का। धरती पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आखिर कौन सा रिवर सिस्टम बनाता है? ये एक ऐसी विशाल नेचुरल फॉर्मेशन है जो 2 अलग-अलग देशों की सीमाओं तक फैली हुई है। एनी गेसेस? इसका सही जवाब है द माइटी सुंदरबंस। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे कौन बनाता है? हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का कन्वर्जेंस। अगर आप इसे मिसिसिपी नदी के बर्ड्स फुट डेल्टा से कंपेयर करें तो उसके बिल्कुल विपरीत हमारा सुंदरबंस डेल्टा इन 2 विशाल नदियों के शीर वॉल्यूम और फ्लो के मिलने से बनता है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग स्केल है इसका। आखिर में इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सभी डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बेहद जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लास शेड्यूल को लेकर कुछ क्रूशियल बदलाव हुए हैं। सोमवार से आपकी जीके और जीएस की क्लास फॉर्मली शाम 5 बजे शिफ्ट हो रही है। मैथमेटिक्स की क्लास अब रात 8 बजे होगी। और एक और सबसे जबरदस्त अपडेट, तैयारी को एकदम ट्रैक पर रखने के लिए हर शनिवार को एक 150 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। प्लीज इन टाइमिंग्स को ध्यान में रखें ताकि एक भी लाइव सेशन मिस ना हो। और आज के सेशन को रैप अप करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क और एक ज्योग्राफी का मिस्ट्री सवाल। ग्लोबल मैप पर वो आखिर कौन सा स्पेसिफिक रीजन है जहां चिनूक नाम की लोकल हवाएं चलती हैं? जरा इस पर रिसर्च कीजिएगा। अगले कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में हम इस पर जरूर बात करेंगे। तो आज का ये डीप डाइव रिवीजन यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इन फैक्ट्स ने आपके दिमाग में चीजों को एकदम क्लियर कर दिया होगा। पढ़ते रहिए और हमेशा नया सीखते रहिए।